हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उम्माद लतीफ़। तो गाइज आपका हमें जितना प्यार मिल रहा है, जितनी सपोर्ट मिल रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मैं जो है ना अभी विद इन 1 to 2 डेज जो है हसन के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये डिमांड कर रहे थे आप इकट्ठे रिएक्शन दें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बहुत जल्द जो है ना अभी 1-2 दिनों के अंदर अंदर ही हम इकट्ठे रिएक्शन देंगे। तो गाइज आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है हो ब्रिटेन लूटेड 45 ट्रिलियन डॉलर्स फ्रॉम इंडिया। अब ये पूरी स्टोरी होगी जो अंग्रेज़ों ने आके इधर इंडिया के ऊपर हुकूमत की, तकरीबन 100 साल के करीब ऑलमोस्ट की उन्होंने, जितना लूटा इंडिया को, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं तो मज़ा आएगा गाइज। मैंने इसके बाद मज़े की डिस्कशन भी करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा, और पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं उस हुकूमत के बारे में जो अंग्रेज़ों ने हम पे जो है ना हुकूमत की, उससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मज़े की डिस्कशन होगी। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे द ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास के उन डार्क पेजेस की जो भारत जैसे हिस्टोरिकली रिच देशों की पॉवर्टी के कारण बने। एक दौर था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और वो एकदम सही भी था, क्योंकि उस टाइम पे भारत दुनिया की लगभग 25% जीडीपी कंट्रोल करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1947 तक उसे पॉवर्टी, फैमिन्स और इम्पोवरिशमेंट की तरफ धकेल दिया। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ब्रिटेन आज भी तैयार नहीं है। 2014 के UGOV पोल की माने तो लगभग 50% ब्रिटिशर्स ये मानते हैं कि कॉलोनियलिज्म कॉलोनीज के लिए बेनिफिशियल था और इंग्लैंड के लिए नुकसानदायक। हिस्टोरियन नियाल फर्ग्यूसन और यूके के फॉर्मर पीएम डेविड कैमरन ने भी इस क्लेम को असर्ट किया है। ये कहते हैं कि भारत को एडमिनिस्टर करना काफ़ी कॉस्टली था, जिसके चलते ब्रिटेन को यहाँ काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। इन क्लेम्स का रूट वाइट मैंस बर्डन नाम की थ्योरी में है, जिसके बेसिस पर यूके क्लेम करता है कि वो अनसिविलाइज्ड ईस्टर्न और अफ्रीकन सोसाइटी को सिविलाइज करने गया था। इस वीडियो में हम ब्रिटेन के इसी मोरल क्लेम को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कैसे ब्रिटेन भारत में केवल और केवल प्लंडरिंग और लूट के लिए आया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों 2018 में भारत की रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में एक रिसर्च पब्लिश की, जिसने ब्रिटिश मोरल क्लेम्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। लगभग 2 सेंचुरीज के टैक्स और ट्रेड डेटा के बेसिस पर यह पता चलता है कि ब्रिटेन ने टोटल 45 ट्रिलियन डॉलर्स भारत से लूटे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से लेकर 1938 के बीच। ये अमाउंट आज यूके और भारत दोनों की जीडीपी का लगभग 17 टाइम्स है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बाद में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा 2015 में ही शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूके को इस नुकसान के लिए रेपेरेशंस या भरपाई करने को कहा था, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। थरूर ने 2017 में अपनी किताब इनग्लोरियस एम्पायर में इस लूट की डिटेल में चर्चा की और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल को वन ऑफ द वर्स्ट जेनोसाइडल डिक्टेटर्स कहा। ये भी क्लेम किया कि चर्चिल हजारों भारतीय सोल्जर्स की वर्ल्ड वॉर 2 में हुई मौत के जिम्मेदार थे। 2015 में पीएम मोदी ने भी थरूर के ऑक्सफोर्ड डिबेट को प्रेस करते हुए रेपेरेशंस की डिमांड को इंडोर्स किया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने ये मैसिव अमाउंट भारत से लूटा तो लूटा कैसे। इस लूट का मेन मेथड था एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड सिस्टम। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में क्वीन एलिजाबेथ का रॉयल फरमान लेकर इंग्लैंड से भारत की तरफ निकली और डच और पोर्टुगीज से लड़ते हुए वो सूरत पहुंची 1608 में। धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज मसूलीपट्टनम, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एक्सेट्रा में बनाई, जहां से वो ट्रेड करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कई गुड्स जैसे टेक्सटाइल और राइस भारतीय प्रोड्यूसर से सिल्वर और गोल्ड के बदले परचेज करता था और उसे यूरोप में बेचता था। ये ट्रेड नेटिव रूलर्स और ट्रेडर्स के लिए इनिशियली बेनिफिशियल था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटेंशंस कुछ और थे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स लिए और बाद में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत ये राइट्स उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे भारत में एक्वायर किए। यहाँ से शुरू हुई पहली लूट। इस कलेक्टेड रेवेन्यू का 1/3 पोर्शन उन्होंने भारत में इन्वेस्ट करने के बजाय ट्रेड के लिए गुड्स परचेज करने में किया। अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंट्रोल के चलते ब्रिटिशर्स ने भारत के पैसे से ही यहाँ के गुड्स खरीदे और उन्हें यूरोपियन मार्केट्स में जाके बेचा। ये स्कैम था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जिन गुड्स को 1764 के पहले गोल्ड या सिल्वर के बदले खरीद रहा था, वो उसे अब फ्री में मिलने लगा। साथ ही इन फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स को मच हायर रेट में एक्सपोर्ट कर उन्होंने मैसिव प्रॉफिट्स भी अर्न किए। भारतीय प्रोड्यूसर्स को ये काफ़ी समय तक समझ नहीं आया, क्योंकि टैक्स कलेक्टर और गुड्स बाई करने वाले एजेंट अलग अलग लोग थे।
खैर इस मैसिव प्रॉफिट से ब्रिटेन ने स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल जैसे आयरन, टार और टिम्बर परचेज कर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिस्टमैटिक थेफ्ट पर टिका था, अनलाइक पॉपुलर परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश जीनियस। इसके अलावा 1858 में जब ऑफिशियली भारत का कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के पास गया तो ट्रेड पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई और अब भारतीय प्रोड्यूसर्स भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन ये भी एक ब्रिटिश ट्रिकरी थी, क्योंकि भारतन प्रोड्यूसर्स को पेमेंट ब्रिटिश ट्रेडर्स गोल्ड या सिल्वर में नहीं बल्कि स्पेशल काउंसिल बिल्स नाम की पेपर करेंसी से करते थे। ये चेक की तरह थे जिसे यूज कर भारतीय प्रोड्यूसर्स कॉलोनियल ऑफिसेस से अपने पैसे ले सकते थे। लेकिन भारत के कॉलोनियल ऑफिसेस ये पेमेंट भारत में कमाए हुए रेवेन्यू से ही करते थे। इस तरह से ब्रिटिश पॉलिसी ने इंश्योर किया कि ब्रिटेन का गोल्ड या सिल्वर ब्रिटेन में ही रहे और ब्रिटेन से कोई पैसा भारत ना जाए। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के हिसाब से 1900 से 1928 के बीच भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दुनिया में सेकंड हाईएस्ट था आफ्टर यूएसए। लेकिन ब्रिटेन की करप्ट पॉलिसी ने भारत के इंप्रेसिव ट्रेड सरप्लस को रियलिटी में ट्रेड डेफिसिट में पहुंचा दिया। इस ऑन पेपर डेफिसिट को ही यूज कर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट क्लेम करते हैं कि ब्रिटिशरा का भारत ऑक्यूपेशन नुकसानदायक था। इस डेफिसिट के चलते ही ब्रिटिश भारतन गवर्नमेंट अपने इंपोर्ट्स के लिए ब्रिटिश क्राउन से बोरो नहीं कर सकती थी और इसीलिए लाखों भारतीयों से फोर्सफुली एक्स्ट्रा टैक्सेस वसूले गए। इसके अलावा लूट का एक और तरीका था अनफेयर ट्रेड सिस्टम, जिसने भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो 17वीं सेंचुरी तक फ्लरिश कर रही थी। भारतीय हैंडमेड क्लॉथ्स की यूके और यूरोप में काफी डिमांड थी। लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां मशीन मेड मैनचेस्टर क्लॉथ का जन्म हुआ, जो काफी चीप था। साथ ही ब्रिटिशर्स ने भारत से आने वाले क्लोथ्स पर हैवी ड्यूटी लगाना शुरू किया। इन दोनों वजहों से भारतीय हैंडलूम इंडस्ट्री के कपड़े सस्ते मैनचेस्टर क्लॉथ से compete नहीं कर पाए। भारतीय मार्केट्स में भी मैनचेस्टर क्लॉथ्स आए और हैंडलूम क्लोथ्स की डोमेस्टिक डिमांड भी कम हुई। इस अनफेयर सिस्टम ने इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। कई अर्बन सेंटर्स खाली हो गए और लोग विलेजेस की तरफ माइग्रेट करने लगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंडस्ट्री को तो बर्बाद किया ही, साथ ही इसने पूरे एग्रीकल्चर पर भी प्रेशर और डिपेंडेंस बढ़ा दिया, जो ऑलरेडी क्राइसिस फेस कर रहा था। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारतीय रेवेन्यू का इस्तेमाल भारत के डेवलपमेंट के बजाय अपने कॉलोनियल एम्बिशंस के लिए किया। फॉर एग्जाम्पल, फंडिंग द इन्वेजन ऑफ चाइना इन 1840s एंड सप्रेशन ऑफ इंडियन रिबेलियन इन 1857। उत्सव पटनायक कहती हैं कि ब्रिटेन की ऑलमोस्ट हर फॉरेन कॉन्क्वेस्ट भारतीय पैसों पर लड़े गए। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कैपिटलिज्म के एक्सपेंशन के लिए भी किया और इसलिए भारतीय पैसों से न सिर्फ ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बल्कि ऑलमोस्ट पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का। $45 ट्रिलियन का फिगर सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्डेड डेटा के बेसिस पर है, जो कई और डैमेजेस को इंक्लूड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने भारत में ऑफिशियली स्लेवरी अबॉलिश कर दी, लेकिन उन्होंने भारतीय ह्यूमन रिसोर्सेज को इंडेंटेड लेबरर बनाया और उन्हें फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत फॉरेन प्लांटेशंस में झोंक दिया। फॉर एग्जाम्पल, कैरेबियन, फिजी और मॉरिशस में ये इंडेंटेड लेबरर्स भारत में भी थे, स्पेशली असम के टी गार्डन्स में। कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कई भारतीय सोल्जर्स को डिप्लॉय किया अपने वॉर्स को फाइट करने के लिए, जिसमें भारतीयों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। थरूर कहते हैं कि इस वॉर में लगभग 1/6 ब्रिटिश सोल्जर्स इंडियंस थे। वर्ल्ड वॉर 1 में अकेले 54,000 भारतीय मारे गए, जिसमें टोटल 13 लाख भारतीय सोल्जर्स इन्वॉल्व थे। इस वॉर को सपोर्ट करने के लिए भारतीय टैक्स पेयर्स को लगभग 10 करोड़ पाउंड्स पे करने पड़े। वर्ल्ड वॉर 2 में 25 लाख भारतीयों ने ब्रिटेन के लिए वॉर लड़ा। साथ ही ब्रिटेन के टोटल 300 करोड़ पाउंड्स के डेट में से 125 करोड़ पाउंड्स भारतीयों के पैसों से पे किया गया। इन फैक्ट्स के बावजूद ब्रिटेन में पावरफुल वॉइसेस यही कहती हैं कि वो भारत को डेवलप करने आए थे। आइए हम समझते हैं कि इन क्लेम्स के पीछे ब्रिटिशर्स क्या जस्टिफिकेशंस देते हैं। सबसे पहला ब्रिटिश आर्गुमेंट है ऑन पेपर ट्रेड डेफिसिट, जिसकी बात हमने पहले की। इस ऑन पेपर डेफिसिट को यूज कर यह क्लेम किया जाता है कि ब्रिटेन को भारत में बेनिफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि यह ऑन पेपर डेफिसिट ऑन ग्राउंड ब्रिटेन के लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि उन्हें भारतीय गुड्स ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहे थे। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही हो चुकी थी। वेस्टर्न हिस्टोरियन के हिसाब से इसका मेन कारण था औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल अंपायर का डाउनफॉल, जिसके चलते कई छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हुए जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व थे।
ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ट्रेड के लिए नुकसानदायक होता है और इसलिए भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए भी ट्रेड करना मुश्किल हो गया और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। यह आर्गुमेंट पार्शियली सही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इस प्रोसेस को अपनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के थ्रू और तेज कर दिया। साथ में ब्रिटिशर्स इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि 1930s तक कैसे भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेकंड हाईएस्ट था, पर फिर भी भारत ऑन पेपर डेफिसिट झेल रहा था। तीसरा आर्गुमेंट यह है कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट खुद को चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे और इसलिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल थे स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स ब्रिटिश क्रेडिट, टेक्निकल असिस्टेंस और मशीन्स के लिए सेटअप किए गए थे, लेकिन वो लार्जली अनकॉम्पिटिटिव थे क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज था। साथ ही ये मिल्स सिंपली कॉपी पेस्ट मॉडल्स पर बेस्ड थे, देन इनोवेशन एज पर लोकल नीड्स। कहते हैं कि काफी समय तक भारतीय टेक्सटाइल्स ब्रिटिश स्पिंडल्स यूज करते रहे, जबकि अमेरिकन स्पिंडल्स ज्यादा इफेक्टिव थे। जे.एन. टाटा ने 1883 में जाकर पहली बार अमेरिकन स्पिंडल्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया, जबकि ये 1830s में ही डेवलप हो गया था। आखिरी आर्गुमेंट ये है कि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन, रेलवेज, पोस्टल सिस्टम और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर भारत को एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह स्टैब्लिश किया। ये बात पार्शियली सही है, लेकिन ब्रिटिशर्स इस पर मोरल हाई ग्राउंड क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये खुद के फायदे के लिए किया। क्योंकि भारत वन ऑफ द रिचेस्ट कॉलोनी था, इसलिए यहां से अपने प्लंडर को एक्सपैंड करने के लिए एक इफेक्टिव गवर्नेंस बेस्ड ऑन बेटर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जरूरी था, ताकि विलेजेस और हिंटरलैंड्स को पोर्ट सिटीज से जोड़ा जा सके। साथ ही भारत में एजुकेशन का इंट्रोडक्शन भी ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सस्ते में रन करने के लिए किया। एजुकेशन का पर्पस लार्जली लोअर लेवल के क्लर्क्स को क्रिएट करना था। हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में तो भारत की एंट्री काफी लेट अलाउ की गई, लेकिन बायस एग्जामिनेशन सिस्टम ने इसे भी काफी कठिन बना दिया था। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि अगर ब्रिटेन भारत को डेवलप कर रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे 200 साल के ब्रिटिश रूल में भारत का पर कैपिटा इनकम बिल्कुल भी बढ़ा नहीं। इनफैक्ट 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में तो भारत की इनकम कोलैप्स कर आधी हो गई थी। इसके अलावा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 1/5 से कम हो गई थी बिटवीन 1870 एंड 1920। मिलियंस लोग ब्रिटिश इंड्यूस्ड फेमीन से मारे गए। इसमें सबसे डेंजरस था बंगाल फेमीन ऑफ 1943, जिसमें एस्टिमेटेड 40 लाख से ज्यादा भारतीय मारे गए। अगर भारत में कलेक्टेड टैक्स, रेवेन्यूज और फॉरेन एक्सचेंजेस भारत में ही इन्वेस्ट होते तो शायद वो भी एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह उभरता, जापान की तरह। सदियों की पॉवर्टी और सफरिंग अवॉइड की जा सकती थी। इसलिए ये क्लियर है कि ब्रिटेन ने भारत को डेवलप नहीं किया, बल्कि भारत ने ब्रिटेन को द ग्रेट ब्रिटेन बनाया। अब सवाल ये है कि ब्रिटेन को इस हिस्टोरिकल ऑपरेशन को लेकर क्या करना चाहिए। ये साफ है कि भारत की रिपेरेशंस या मुआवजा की डिमांड जायज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली ब्रिटेन इस पोजीशन में नहीं है कि वो $45 ट्रिलियन भारत को लौटा सके। इसलिए बेसिक मिनिमम काम जो ब्रिटेन कर सकता है वो है ये एक्सेप्टेंस कि यूके भारत की लूट का जिम्मेदार था, शायद वैसे ही जैसे जर्मनी ने खुद को ज्यूइश होलोकास्ट का जिम्मेदार मानते हुए माफी मांगी थी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना। ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अंदर मिली है, बहुत मज़ा आया वीडियो को देख के, सारा कुछ पता लगा। तो वैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या सोचती है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि वाकई हमें हुआ नुकसान ही है, बहुत नुकसान हुआ। ये जो है ना एस्टिमेटेड अमाउंट है $45 ट्रिलियन, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है गाइज। तो इससे भी कहीं ज़्यादा लूटा होगा ब्रिटिश ने, लेकिन ब्रिटिश अभी भी कहते हैं कि हमें उस वक्त नुकसान हुआ। ये किसी सूरत भी हमें जो है ना माना क्या एक हर किसी कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे नुकसान हुआ। उन्होंने जितना पैसा जो लूटा, जो यहाँ से सोना गया, मादनियात गई वहाँ पे, इसका तो कोई मतलब हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है। उन्होंने, मैं कहता हूँ कि अपनी तरफ से फुल अपना पेट भर के, अपनी जेबें भर के, अपना मुल्क भर के, फिर सोचा कि अब इनको जो है ना इनके हाल पे जो है ना छोड़ा जाए और इन पे किया जाए। क्योंकि पहले भी आपको पता है ट्रेड बहुत ज़्यादा थी, जैसे ठीक है ना, मतलब एक्सपोर्ट जो थी इंडिया सेकंड नंबर पे था। 25% जीडीपी पूरी दुनिया के हिसाब से जो 25% कवर करता था वो सिर्फ भारत करता था, जो अखंड भारत था। भारत मतलब जो टोटल हर कंट्री, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सारे इकट्ठे थे। इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस टाइम में, और इन्होंने आगे तबाही लगा दी, ठीक है ना। मतलब आके इन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। मोस्टली लोगों को ये कहते हैं कि ये भाई, मैं पाकिस्तानी लोगों की सोच बताऊँ, पाकिस्तानी कुछ अंदर से बहुत कहते हैं कि यार वो अच्छा दौर था जो ब्रिटिश का था, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की यहाँ पे, ठीक है।
तो लोग इसकी एग्जांपल्स देते हैं कि हमारी पटरी रेलवे का सिस्टम देखें, अगर अंग्रेज़ ना होते यहाँ पे रेलवे कैसे आती, ये है वो है। भाई बंदा उनसे पूछे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे बनाई, मैं सही बता रहा हूँ। उन्होंने अपना जो माल लूटना था, जो करना था, जो अपनी जो है ना कैरियर सिस्टम उन्होंने अच्छा किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा किया, हर कोने से यहाँ कोयटा तक यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाया हुआ है उन्होंने। तो इसका क्या मकसद है, क्या उन्होंने आपकी सहूलियत के लिए, मतलब सहूलियत के लिए, फैसिलिटी के लिए ये किया था? नहीं, मान ही नहीं सकता। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदा देखा, जहाँ जहाँ से उन्हें माल मिलना था उसको कैसे एक्सपोर्ट करना था अपनी कंट्री में, कैसे लेके आना था, उन्होंने इन चीज़ों को देख के डेवलपमेंट की, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट हुई होगी और सेक्टर्स में भी, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपना फ़ायदा देख के की और आपके पैसे से ही की। इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, हमें जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। बल्कि हमें तो कुछ जो है ना सुनने में आता कहानी का, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सुनाते हैं कि हमने, कहते हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से भी ऐसे अंग्रेज़ों को, मतलब जो उनके आम ऑफिसर्स थे उनको देखा, कश्तियाँ भर भर के यहाँ से सोना ले जाते हुए देखा हमने। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कितना यहाँ से जो है ना सोना और कितनी मादनियात और क्या कुछ लूट के गए हैं, फुल भर के अपने आप को फिर यहाँ से गए हैं। तो इसमें जो है ना, बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और बाकी जो पाकिस्तानी लोग सोचते हैं मैंने वो आपको जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। वीडियो के अंदर आपने सारी ये इन्फॉर्मेशन देख ही ली होगी कि किस तरह जो है ना, किस तरह उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, आके जो है ना इतनी स्ट्रेटजी यूज़ की, ऐसा ऐसा अंदर घुसते गए और हुकूमत ही कायम कर ली और हमें गुलाम बना लिया। मैं मानता हूँ सब लोग, मतलब मोस्टली लोग थे, मतलब उनको एक जो है ना लेबर वाली जॉब दी गई, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें जो है ना ऊपर ओहदों पर जो है ना जो तैनाती की गई उनकी, उनको रखा गया ताकि वो लोग जो हैं वो अपने ही कौम के लोगों को कुछ समझा सकें। मतलब उनको देख के ना वो जो उनके नीचे वाला तबका है वो बगावत में ना उतर है, मतलब कि हम सबको गुलाम बना दिया, इसलिए अंदर अंदर से उनको अच्छे अच्छे ओहदों पर भी रखा गया। मतलब ये ब्रिटिश की स्ट्रेटजी थी यहाँ पे बरकरार रहने की, अपने कदम जमाने की, वो उन्होंने पूरी की। और जैसे ही उन्होंने देखा भी अब हमारा जो है ना यहाँ से पेट भर गया फुल, जो है ना हमने जो करना था कर लिया, लूटना था लूट लिया, गाय लेके सारा कुछ, ठीक है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर कोई बंदा कहे कि उन्हें नुकसान हुआ, नुकसान सिर्फ भारत का हुआ, फिर इसको डिवाइड कर दिया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश सेपरेट हुआ, नेपाल, ये वो सारे, तो मतलब नुकसान इस रीजन का ही हुआ हर लिहाज से, तो यही कह सकते हैं इसमें। तो बस इसी के साथ जो है ना, वीडियो देख के भी मज़ा आया, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के साथ साथ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें उसको सुन के भी मज़ा आया होगा। अगर आप मुझसे अग्री नहीं करते तो नीचे जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमारी कोई करेक्शन करे। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो जो है सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।